हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, इस पूरे चैप्टर में अब हमारे पास कुल मिला के दो टॉपिक बचते हैं। मेनली कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, जिसका विषय मेरा आज का तो नहीं है। ठीक है जी, कल देखेंगे इसको। बाबू, आज मैं जीएसटी शुरू करूंगा। ऑल्दो मेरा अंदाजा है कि 1.5 दिन लगना चाहिए, आज का भी कल का भी आधा दिन लगना चाहिए। ठीक है जी, तो आओ जीएसटी पहले समझते और खत्म करते हैं। और तो बेटा, आपने ना जीएसटी अकाउंटेंसी में भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता बेटा आप सबका बेस अकाउंटेंसी में मतलब बहुत शुरू से पढ़ाया था जीएसटी, या सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाकर खत्म कर दिया था। ठीक है जी, मैंने जो बैच में पढ़ाया था मैंने तो बिल्कुल बेसिक से बताया था कि पूरी हिस्ट्री तक चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में जीएसटी का सब कुछ है जो भी है। ठीक है बाबू, अब मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से बताना शुरू कर रहा हूं कि जीएसटी की जरूरत क्या थी, कैसे जीएसटी आया, क्या क्या टैक्सेस खत्म हो गए, क्या क्या टैक्स रेट हैं जीएसटी में, इंटरस्टेट सप्लाईज क्या है, इंटरस्टेट सप्लाईज क्या है, जीएसटी में डिसीजन कौन लेता है, सब कुछ बताया बेटा। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे और बात को आराम से समझेंगे। बेटा, सबसे पहले आपको बता देता हूं, सेल्स टैक्स हुआ करता था और बेटा इसमें बहुत सारी कमियां थी। ग्रंथ भाई, इसमें बहुत सारी कमियां थी कि जरूरत पड़ी एक नए टैक्स को लाने की, नोन एज वैट। वैट मतलब वैल्यू एडिशन टैक्स। और इसमें भी कुछ कमियां पेंडिंग रह गई कि जिसकी वजह से बेटा बाद में जीएसटी आया। ठीक है जी, मेरे को बिल्कुल बेसिक से बताना है, अभी आप सब सामने देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं सेल्स टैक्स के बारे में कुछ बताना शुरू करूं, थोड़ी सी बात और बेसिक्स पे कर लेता हूं। मुझे ये भी नहीं आइडिया कि ये भी क्लियर है कि नहीं। बेटा, इंडिया में ना दो तरीके के टैक्सेस लगते हैं, सब सामने देखो पुत्र। 7 बजे तक नॉन स्टॉप बिल्कुल सामने देखते रहो। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि नीचे देखना है, नोट्स पढ़ना, कुछ भी नहीं करना। आप यहां से नजर ना हटे। रौनक छोड़ फोन। तो वो इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस लेवाए होते हैं बेटा। वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा, क्या फर्क होता है डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में? बेटा, फर्क ये होता है, डायरेक्ट टैक्सेस जिसके ऊपर लेवाए होते हैं उसी को पे करने पड़ते हैं, लेवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। जिसके ऊपर लगेंगे वही पे करेगा, कोई किसी के बिहाफ पर पे नहीं कर सकता। डायरेक्ट टैक्स का इंडिया में एक ही एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, दूसरा कोई डायरेक्ट टैक्स इंडिया में लगता ही नहीं है। एक ही डायरेक्ट टैक्स लगता है बेटा, नोन एज इनकम टैक्स। मेरी तरफ देखना, मान लो मैंने आप सबसे इनकम कमाई साल की 12 लाख रुपए, और 12 लाख रुपए के ऊपर एक टैक्स है इंडिया में, इनकम टैक्स 1 लाख रुपए का, 12 लाख की इनकम पर। ठीक है जी, मैं आप सबको ये नहीं कह सकता कि मेरे ब्याह पर आप सब मिलाकर 1 लाख पे कर दो। जिसने कमाई है उसी ने ही टैक्स देना है। मैंने 12 लाख की इनकम कमाई, उसी 12 लाख की इनकम में से 1 लाख रुपए सरकार को टैक्स चला जाएगा। मेरी इनकम नेट इनकम बचेगी या नेट डिस्पोजेबल इनकम बचेगी। डिस्पोजेबल मतलब खर्चने के लिए इनकम बचेगी मेरे पास 11 लाख। कोई मेरे बिहाफ पर ये टैक्स देगा ही नहीं। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, लेवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। जिसके ऊपर लगेगा पे वही करेगा। ठीक है जी बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? लेवाए ऑन वन, पेड बाय अनदर। बेटा, लगते किसी और पे हैं, पे कोई और ही करता है इसको। यानी कि इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। यहां बोलते हैं इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मेरे ऊपर लग रहे हैं मुझे पे करने, कोई नहीं करेगा। यहां इसका बर्डन आप इजिली शिफ्ट कर सकते हो, तभी इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। लेट सपोज की बात करते हैं, एक रेस्टोरेंट है बेटा, हॉट ब्रेड्स, वहां आप खाना खाने गए। ठीक है जी, बिल आया, आपने जो सामान ऑर्डर करा वो बेटा 1700 रुपए का करा। ठीक है जी, आपका डिनर खत्म हो गया, बिल जब आया तो नीचे लगा हुआ था जीएसटी एट द रेट 5%। जीएसटी भी लगा हुआ था बेटा 5% का, जो कि 85 रुपए था। उन्होंने आपसे कहा लाओ जी 1785 रुपए। ये क्या हुआ? ये टैक्स हॉट ब्रेड्स के ऊपर नहीं लग रहा था? लग रहा था हॉट ब्रेड्स के ऊपर ही बेटा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का नियम यह है कि लगते किसी और पे हैं, पे कोई और ही करता है। लग तो हॉट ब्रेड्स पे रहा था, लेकिन उन्होंने क्या करा, इसका बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया, आपसे पैसा ले लिया। क्या होगा बेटा, ये 1785 उनकी जेब में आ गए, 1700 रुपए उनके खुद के गले में चले गए, 85 रुपए सरकारों को जमा हो जाएंगे बेटा। टैक्स उन्हीं को ही देना था,
पर उन्होंने क्या करा, बर्डन शिफ्ट कर दिया। ऐसे सारे टैक्सेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी समझ लो एक ही है ये, सिर्फ एक ही बचा इंडिया में, अभी ये समझो जीएसटी। ठीक है जी, जब तक मैं दूसरा एग्जांपल नहीं दे सकता, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल दूंगा कल, आज दूंगा ही नहीं। तो अभी तक समझो जीएसटी एक लौता इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आई बात? ठीक है, और ये चीज आप हर रेस्टोरेंट में फील कर सकते हो। हैंगरीज गए, बिल देख लेना उठाकर, जीएसटी कौन देता है, आप देते हो। डोमिनोज गए, देख लेना बेटा कौन देता है बिल, आप ही देते हो। समझ में आती है प्यारे बच्चों बात? बर्डन शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। कभी बेटा कन्फेक्शनरी शॉप से सामान खरीदो, लेस चिप्स खरीदा 10 रुपए, पढ़ा आपने क्या लिखा होता है, एमआरपी, ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कौन सा टैक्स शामिल है इसके अंदर, कौन से टैक्सेस? अरे एक ही टैक्स, और कोई है ही नहीं भैया, जीएसटी शामिल है। मतलब देना तो उस दुकान वाले को था टैक्स, दिया किसने, आपने दिया। उसने अपना बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट करा बेटा। समझ में आया डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्या होते हैं? अभी तक ये बात बिल्कुल क्लियर? अब आ जाऊं वापस बेटा, मैं उस चर्चा पर जा रहा हूं जहां मैं सेल्स टैक्स की बात बताने जा रहा हूं, हिस्ट्री में जा रहा हूं, जीएसटी की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, और यकीन मानना अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो जीएसटी का 50% बात समझ में। ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचते हैं होलसेलर को, होलसेलर गुड्स बेचते हैं रिटेलर को, रिटेलर गुड्स बेचते हैं कंज्यूमर को। ऐसा ही होता है। मान लो बेटा मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा, सेल प्राइस ऑफ गुड्स इज 100 टू द होलसेलर। ठीक है बेटा, क्योंकि सेल्स टैक्स भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था, तो इसका बर्डन शिफ्ट करेगा वो। मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से तो नहीं देगा, किसको कहेगा ला भाई होलसेलर टैक्स दे, मैं क्यों दूं? बर्डन शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है जी। बाबू उसने क्या करा, सेल्स टैक्स चार्ज किया। मान लो सेल टैक्स का रेट है 10%, कैलकुलेशन को आसान रखेंगे बेटा, इसलिए रेट मैंने जान के 10% दे लिया। उसने होलसेलर को कहा ला भाई 110 रुपए दे, होलसेलर से 110 ले ली। अब होलसेलर ने सोचा भैया मुझे तो सामान कितने का बड़ा, 110 का बड़ा, 10 रुपए मैं भी कमाऊंगा। ठीक है, उसने बेटा जब सामान बेचा रिटेलर को, तो सेल प्राइस फिक्स कर दिया 120, कि मुझे सामान 110 का बड़ा था, 10 रुपए मैं भी कमाऊंगा, 120 का बेचूंगा। बेटा जब ये रिटेलर को बेचने लगा, इसने कहा भैया सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तेरे से ही लूंगा रिटेलर में। 10% टैक्स भी चार्ज कर दिया, 12 रुपए, रिटेलर से 132 रुपए ले लिए इसने। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दिख रहा सब एक दूसरे के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, कोई नहीं देना चाहता। बेटा रिटेलर ने सोचा 132 का सामान तो मुझे ही पड़ा, मैं भी 18 कमाऊंगा, मैं भी 150 में बेचूंगा। इसने सेल प्राइस कंज्यूमर को बताया 150, और कंज्यूमर से कहा ला भाई सेल्स टैक्स दे, फटाफट से टैक्स दे। कितना, 10%, 15 रुपए का टैक्स तू भी दे, 165 रुपए ले लिए कंज्यूमर से। अभी तक चेंज समझ में आई? अभी तक सारी बात समझ में आई? इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर नहीं बताता ना, तो ये बात बिल्कुल क्लियर ना होती, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि पहले मैं इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड क्लियर करूँ आपको। अभी तक कोई दिक्कत किसी की? सोचा समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए बाबू। ये बात ना आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी बदल के रख देगी। जीएसटी की अकाउंटिंग बड़ी आसान हो जाएगी अगर ये बातें आपने मेरी आज सुन ली तो। बाबू अब मैं चलता हूं वैट पर, क्या जरूरत पड़ी बेटा? जरूरत क्या थी, सेल्स टैक्स में ना एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कास्केडिंग इफेक्ट? कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। सेल्स टैक्स में ना टैक्स के ऊपर टैक्स है, और सरकार ना इसके चलते हुए बैकफुट पे आ गई थी बेटा। बहुत बैंड बजी है सरकार की कि आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेते हो, चोर हो आप तो। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे टैक्स के ऊपर टैक्स है। मुझे एक बात बताओ बेटा, इस 110 में टैक्स है या नहीं है? 10 रुपए का टैक्स है। जब एक 10 रुपए प्रॉफिट होलसेलर ने जोड़ने को कहा, उसने कहा जी मैं 120 का सामान बेचूंगा, इसमें टैक्स है कि नहीं है? इसमें 10 का टैक्स है बेटा। इस टैक्स के ऊपर भी आपने 10% टैक्स लगा दिया। जब आपने 120 के ऊपर 10% लगाया, तो इसमें 10 रुपए का टैक्स भी तो था, उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। और बेटा इस 132 में दो बार टैक्स जुड़ा हुआ है, एक बार ये 12, एक बार ये 10। और आपने क्या करा, इसके ऊपर फिर टैक्स लगा दिया। मतलब एक टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स, दोबारा टैक्स के ऊपर तिबारा टैक्स, ये क्या चल रहा है? सेल्स टैक्स की सबसे बड़ी परेशानी भैया, आज सीए वाली बात बता रहा हूं, ये जो तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं ये बड़े व्यापारियों को दिया है मैंने शहर के अंदर। ठीक है जी, आओ आराम से सुनना, बात तो समझ में आ रही होगी कास्केडिंग इफेक्ट क्या चीज है बेटा। अब परेशानी तो थी, और सरकार ने कहा नहीं हम ये परेशानी दूर कर देंगे, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे आपसे। सरकार एक नया लॉ लाई, नाम रखा वैट। वैट मतलब वैल्यू एडिशन टैक्स।
ठीक है जी, फीचर समझना इसके आराम से। बाबू मैं एग्जांपल को बिल्कुल ऐसा रखूंगा ताकि कंपैरेबिलिटी बने, हम कंपैरिजन कर सके। बेटा मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। मैन्युफैक्चरर ने कहा ये सेल प्राइस ऑफ गुड्स 100, वैट है 10%, वैट है 10%, 110 रुपए ले लिए होलसेलर से, ले लिए हुए होलसेलर से 110। इनडायरेक्ट टैक्स है तो बेटा टैक्स तो कौन देगा, मैन्युफैक्चरर देगा नहीं, वो बर्डन अपना शिफ्ट कर रहा था। ठीक है जी, होलसेलर ने 110 दे दिए, लेकिन सरकार ने होलसेलर को एक बात समझा दी। रौनक रुक भी जाए, मैं जितने इंटरेस्ट से बढ़ाता हूं तो मेरा इंटरेस्ट उतना खराब करते हो। होलसेलर को ना बेटा एक बात समझाई सरकार ने, होलसेलर तू जरूर 110 रुपए दे के आया, पर तेरे को सामान 100 का पड़ा। होलसेलर कहे तो नहीं बात है, मैंने अपनी जेब से 110 दिए, तुम कह रहे हो सामान 100 का पड़ा है, मुझे तो 110 का पड़ा है। सरकार ने उसे एक बात समझाई कि जब भी आप अपने परचेज पर, जब भी आप अपने परचेज पर टैक्स दोगे तो मैं उसकी तुम्हें छूट दे दूंगी फ्यूचर में, आप इसको कॉस्ट मत मानो। सरकार ने कहा 10 रुपए का तुम्हें बेनिफिट मैं दूंगी, खुद दूंगी बेनिफिट, लेकिन इसको आप कॉस्ट मत मानो। आपको सामान 100 का ही पड़ा चाहे आपने 110 दिए, क्योंकि मैंने 10 का बेनिफिट देना है, पर ये बेनिफिट देने की एक शर्त है, सेल के ऊपर टैक्स दे देना तब ये बेनिफिट ले लेना। होलसेलर ने कहा ठीक है मैं सेल के ऊपर टैक्स दूंगा, बेनिफिट ले लूंगा। तो उसको सामान कितने का पड़ा, 100, 10 का तो बेनिफिट दे दिया सरकार ने उसको। बेटा उसको सामान पड़ा 100, यहां हमने कितना प्रॉफिट जोड़ा था, 10 रुपए। 10 रुपए बेटा होलसेलर ने कहा मैं भी कमाऊंगा, मैं सामान 110 का बेचू। ठीक है जी, उसने रिटेलर को सामान बेचा 110। काम की बात है बेटा, सुन लेना, एक बारी में पल्ले बढ़नी चाहिए। उसने रिटेलर को कहा 110 का सामान बेचूंगा प्लस टैक्स, वैट दे दो जी 10%। बेटा वैट 10% मतलब 11 रुपए, उसने रिटेलर को कहा लाओ 121। बेटा रिटेलर से उसने 121 रुपए ले लिए। अब कहानी समझो बेटा, होलसेलर ने सेल पर टैक्स देने की सोची, सेल पर टैक्स कितना था, 11। क्या कहा था सरकार ने, सेल का टैक्स दे दो, परचेज के टैक्स की छूट ले लेना। उसने कहा जी 11 का मैं टैक्स दे रहा हूं, पर आपने कहा था परचेज के टैक्स की छूट मिलेगी, मैं इस 10 की छूट ले रहा हूं, यानी कि मैं टैक्स कितना दे रहा हूं, सिर्फ 1। यकीन मानना अगर आप ढंग से समझ रहे हो तो होलसेलर ने 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दिया अपनी जेब से। क्यों, देखो 10 रुपए दे के आया था वो मैन्युफैक्चरर को, 1 रुपया आज दे रहा सरकार को, टोटल टैक्स कितना दिया, 11। 11 के 11 रुपए उसको किसने दिए, रिटेलर ने दिए, उसकी जेब से कुछ नहीं लगा। समझ आई बात। अब सरकार ने रिटेलर को एक बात समझाई कि रिटेलर कितने पैसे दे के आया तू, उसने कहा 121। सरकार ने कहा तुझे गुड्स 110 का पड़ा है, 11 रुपए की छोड़ देंगे जब तू सेल पे टैक्स देगा। ठीक है जी, मुझे 110 का पड़ा है, बहुत बढ़िया। वो ऊपर कितना मार्जिन जोड़ा था, 18 रुपए जोड़ा था, ये देख लो 18 रुपए जोड़ा था ना। उसने कहा मेरे को एक सामान 110 का पड़ा है, 18 रुपए में भी कमाऊंगा, 128 का सामान बेचूंगा। लेकिन उसने कंज्यूमर को कहा वैट भी दे भैया 10% मुझे, वैट 10% यानी कि 12 रुपए 80 पैसे, 140 रुपए 80 पैसे उसने कंज्यूमर से ले लिए। ठीक है बाबू, सेल पे टैक्स देना है रिटेलर को 12 रुपए 80 पैसे, लेकिन सरकार ने क्या कहा था, जब सेल पे टैक्स देगा तो परचेज के टैक्स की छूट, कितने रुपए देके आता परचेज पे वो, 11 रुपए। सरकार ने कहा लिए ले 11 रुपए की छूट, मजे कर, 1 रुपए 80 पैसे थे। अब एक बात बताऊं, रिटेलर की जेब से भी 1 रुपया नहीं गया टैक्स, 11 रुपए परचेज के टाइम पर देकर आया, आज सेल के टाइम पे 1 रुपया 80 पैसे टैक्स दिया, टोटल कितना दिया, 12 रुपए 80 पैसे। 12 रुपए के 12 रुपए 80 पैसे किसने दिए उसको, कंज्यूमर ने। प्रैक्टिकली जेब से क्या गया, 0। ना मैन्युफैक्चरर ने 1 रुपया भी टैक्स दिया, ना होलसेलर ने 1 रुपया भी टैक्स दिया, ना रिटेलर ने 1 रुपया भी टैक्स दिया। कमाल की बात बताऊं, सारा टैक्स जीएसटी में भी सेम हाल आता है, कंज्यूमर ही देता है, कोई देता ही बीच में टैक्स। सब धरने ऐसे ही दे रहे होते हैं, हिंदुस्तान में किसी को कुछ नहीं पता। एक पॉलिटिशियन कहते बैठ जो धरने पे, इतना काला कानून ले आए, पता ही नहीं किसी को, सब धरने बैठे हैं, काला कानून हटाओ। अबे पता तो कर लो क्या काला कानून। ये देखो मैं आपको बताता हूं, जब वैट आया सरप्राइजिंगली यूपी इज द लास्ट स्टेट टू अडॉप्ट वैट। 28 स्टेटें थी, 28वें नंबर पे यूपी लाया टैक्स, 28वें नंबर पे। और पता कितने धरने हुए, और आपको दिखाता हूं मतलब कितने गधे हैं हम। 165 रुपए कंज्यूमर की जेब से जाते थे अगर सेल्स टैक्स था, वही सामान 140 रुपए में बढ़ने लग गया।
₹25 बच गए ₹162 के सामान में, और धरने दे रहे हैं हम हर चौक पे खड़े होके काला कानून वापसी के लिए। और ये मैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से बता रहा हूं आपको कि ये हिंदुस्तान में हालात हैं। हम इतने अनपढ़ है कि हमें पता कुछ नहीं होता, लेकिन लड़ना है पॉलिटिशियंस के पीछे। समझ आ गई बात बेटा? इसका नाम वैल्यू एडिशन टैक्स क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं? देखो मैं इसकी भी वजह बता रहा हूं पूरे डिटेल में जाकर क्यों रखा नाम। अब एक बात बताओ, होलसेलर ने सामान कितने का खरीदा? 100। कितने का बेचा? 110। तुमने क्या वैल्यू ऐड करी? होलसेलर भाई 100 का खरीदा 110 का बेच दिया। होलसेलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 10 रुपए। 10 रुपए तो वैल्यू ऐड करी, क्योंकि वैट में वैल्यू एडिशन टैक्स में जितनी आप वैल्यू ऐड करते हो सिर्फ उसी पे टैक्स जाता है। देखो मैं समझाता हूं, 10 रुपए वैल्यू ऐड करी ना, मैंने कितना टैक्स का रेट लिया हुआ है? 10%। 10 का 10%, 1 रुपया, कितना टैक्स गया? 110 का खरीदा रिटेलर ने, कितने का बेचा? 128। 110 का खरीद कर 128 का बेच देते हो, तुमने क्या वैल्यू ऐड करी? 18 रुपए तो करी है। 18 का 10%, ₹1.80। यानी कि हर लेवल पर सिर्फ उतना ही टैक्स जमा होगा जितनी आपने वैल्यू ऐड करी है। नाम पड़ा वैल्यू एडिशन टैक्स। जितनी वैल्यू ऐड करोगे उस पर टैक्स देते जाओ बस। ठीक है जी, आई होप बात क्लियर है। अब आपको लगेगा यार वैट में सब कुछ तो ठीक था, ये जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ गई? वजह है, वैट में कमी क्या थी? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। भैया 28 स्टेट अपने अपने हिसाब से टैक्स लगा लिए, सब अपने हिसाब से। मैं आपको बात बताता हूं, हमारे लिए समझना बहुत आसान है क्योंकि हम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारे यहीं हरियाणा बॉर्डर, हमारे यहीं बिल्कुल पास उत्तराखंड बॉर्डर। अब हमारे एंगल से सोचो, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया? जब कारों पे टैक्स लगाया उन्होंने क्या करा? 12% टैक्स। ठीक है। जब हरियाणा गवर्नमेंट ने लगाया तो उन्होंने कहा जी कारों पे 5% टैक्स। और हम चोर बेटा, यूपी गवर्नमेंट ने लगाया 18% टैक्स। एक 5, एक 12, एक 18, 28 स्टेट सारे ही अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं भैया, सब ही। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही थी कहीं। और हमारे लिए क्या होता था मैं बताता हूं, आप सबको भी याद होगी ये सिचुएशन। गाड़ी निकलवाने जा रहे हैं जी, गाड़ी निकलवाने जा रहे हैं, हर कोई एडवाइस कर रहा है, हर कोई बन रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे यहां से कहां ले रहे हो गाड़ी? हरियाणा जाओ, 50,000 सस्ती पड़ेगी गाड़ी। और लोग हरियाणा से गाड़ी निकलवा के आ रहे हैं, और आज भी पुरानी गाड़ी घर में खड़ी हो तो HR नंबर है। क्यों है नंबर? वो लॉजिक है कि 50,000 बच जाते थे। हमारा क्या भैया, 20 किलोमीटर दूर कलानौर शुरू होते ही भैया हमारा बॉर्डर ही चेंज हो गया। हम गाड़ी यमुनानगर से निकलवा रहे हैं और ला रहे हैं 50,000 रुपए सस्ती, 13% टैक्स का फर्क। अगर गाड़ी 6 लाख रुपए की हो, वहां टैक्स देना 5%, यहाँ देना 18। 13% का फर्क, 78,000 रुपए का फर्क आ जाएगा 6 लाख की गाड़ी में। फर्क समझ में आ रही है बात? और अगर हमें लगता था हरियाणा में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, रजिस्टर्ड नहीं हो सकती गाड़ी, तो हम क्या करते थे बेटा? उत्तराखंड से निकलवा लेते थे। वहां भी तो 12 था, 6% तो यहाँ भी बच रहा था। तो पुरानी गाड़ियों के नंबर सबके HR हैं या यूपी के हैं? यूपी से गाड़ी कौन ले रहा था? समझ में आती है बात कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कमी थी। 28 स्टेट, सबके अपने अपने टैक्स रेट। और भैया इसी में लोग प्लानिंग करते थे, इसी से तो प्लानिंग हो जाती है। ऑल्दो खैर एग्जांपल इज वेरी बैड, पर मैं दे देता हूं। भैया हमारे यहाँ तो शराब की तस्करी बहुत होती है हरियाणा से, क्योंकि वहां टैक्स कम था। ठीक है ना? अगर कोई पर्टिकुलर, मेरे को नहीं पता ऐसा, अगर कोई पर्टिकुलर शराब यहाँ 1500 की है तो वहां 1100 की है। टैक्स का इतना फर्क, लोग तस्करी करके ले आते हैं और यहाँ 1500 की बेचती। इसी में लोग प्लानिंग कर लेते हैं भैया। जिन जिन को पता सब अपनी अपनी सिचुएशन बताएंगे कि मैंने भी तस्करी करी थी। साले निगम में पढ़ना तो है नहीं। समझ में आई बात? पक्का से जीएसटी की जरूरत समझ में आ गई? अब सुनते जाना भाई प्लीज, मेरे को अभी 7 बजे तक प्लीज बच्चे, 7 बजे के बाद 5 मिनट आपके। बाबू अब जीएसटी जब आया तो बेटा जीएसटी को लाना इतना आसान नहीं था जितना बोलना आसान है। कमी क्या थी, दिक्कत क्या थी, मैं बताता हूं। बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक आर्टिकल है जहां हम सबने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट सबने पढ़ी है।
ठीक है ना। 9th-10th में कभी ना कभी किसी ना किसी टीचर के मुंह से बात सुनी कि एक चीज होती है यूनियन लिस्ट, एक चीज होती है बेटा स्टेट लिस्ट, और एक चीज होती है बेटा कॉनकरेंट लिस्ट। बेटा मैं अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गया हूं, उद्देश्य चुप हो जाएगा बाबू। एक चीज होती है यूनियन लिस्ट, एक चीज होती है स्टेट लिस्ट, एक चीज होती है कॉनकरेंट लिस्ट। बेटा क्या फर्क होता है इन तीनों में? यूनियन लिस्ट में बेटा जितने भी मैटर लिखे हुए हैं ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है। यूनियन लिस्ट है ये, यूनियन गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो कुछ लिखा है ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देख सकती है, और कॉन्करेंट में जो लिखा है वो दोनों हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, जब आप स्टेट लिस्ट पढ़ो तो यहां पर सेल्स टैक्स लगाने की पावर है। अब भैया ये तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा सारी स्टेट्स को बुलाकर, सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बुला लिए, बिठा दिया जी आप हमें लगाने दो टैक्स, सेल्स टैक्स, हमारी जिम्मेदारी है जितना कमाते हो उसका डबल कर देंगे, हमें लगाने दो टैक्स, हम डबल कमवा के देंगे आपको। लालच तो बहुत आया, और उन्होंने कहा करोगे कैसे, प्रैक्टिकल नहीं है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही परमिशन नहीं देता, सेल्स टैक्स लगाने की पावर यहाँ है, तुम कैसे लगा लोगे? उन्होंने कहा वो हमारे ऊपर छोड़ो तुम। ठीक है जी। और मैं बताता हूं भैया, सबसे पहले जीएसटी लॉ पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में, पहले अमेंडमेंट की गई इन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना चाहते हैं, यहां से ये पावर हटाकर ये पावर यहां डालना चाहते हैं। जब सारी स्टेट को राजी कर रहा, और इतना आसान नहीं होगा, आपको पता है दो चार अड़ने वाले तो बैठे ही है ना भाई, सब तो बीजेपी के फेवर में भी नहीं थे ना जब बीजेपी ने ये लॉ लाया, आपको पता है ना कितने बवाल करे इन्होंने। तो बाबू बहुत मुश्किल से सबको मनाया, जैसे तैसे जो एडजस्टमेंट करनी थी, अगर कोई डबल में भी नहीं माना तो उसे डबल से भी ज्यादा का लालच दिया। ठीक है, खैर पावर यहां पर शिफ्ट करा दी गई, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बदला, फिर जीएसटी लॉ पास हुआ। ठीक है जी। कौन से ईयर में पास हुआ? अबे क्या है, जीएसटी एक्ट आज पढ़ लो, 2016 पास। ये 2016 में ही हो गया था, लेकिन जब लगाया तो लगाया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है जी। 2016 में जब ये लॉ बन गया, फरवरी 2017 में मैं पढ़ने चला गया था। ठीक है जी। मैंने मई मंथ तक पूरा कर दिया था सब कुछ पढ़ाई वाला काम। जून मंथ बहुत बहुत मीटिंग ली, कम से कम 100 मीटिंग ली व्यापार मंडल में, एक महीने में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। डीएम एसएसपी भी मेरी मीटिंग में आते थे शहर के, जीएसटी पढ़ने। ऐसा इतनी मीटिंग करी उस टाइम पर। ठीक है जी। 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी लॉ प्रिवेलिंग हो गया इंडियन सिचुएशन में, इंडियन मार्केट में लग गया। ठीक है। आपको पता है जीएसटी की टैगलाइन क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन, व्हाट इज द थीम लाइन? वन नेशन वन टैक्स, देश एक है, टैक्स एक होना चाहिए। ठीक है जी। बाबू क्या ये बात पे खरे उतरे? क्या ये बात बिल्कुल ठीक थी, वन नेशन वन टैक्स? बेटा सरकार ने पूरी कोशिश करी कि बात पर सरकार बिल्कुल खरी उतरे, और मैं बता देता हूं 17 टैक्सेस खत्म कर दिए जीएसटी आने के बाद। यानी कि बेटा 17 ऐसे टैक्सेस थे जो सबस्यूम्ड हो गए जीएसटी आने के बाद। 17 टैक्स एक जीएसटी में सब समा गए। 17 के नाम याद नहीं रखने, लेकिन मैं हमेशा बैठ में बोलता हूं 4 से 5 के नाम पता होने चाहिए। कौन से टैक्स गए जीएसटी के आने के बाद? पहले तो बेटा वैट ही चला गया, वैट ठीक है जीएसटी में गया। दूसरा, इंडिया में अगर आप सर्विसेज बेचते थे तो सर्विस टैक्स लगता था, ये भी जीएसटी में समा गया। बेटा इंडिया में जितनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है बेटा उनके ऊपर टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स। मैं आपको बता देता हूं, किसी के पास पुराना बिल हो, वैसे मेरे को पता नहीं, आपके पिताजी को बहुत शौक होगा, आपके पिताजी के जमाने में, मेरे पिताजी के जमाने में उन्हें मूवीज देखने का बहुत शौक था। स्कूल बंक कर करके मूवी देखते थे और बताते थे शोले मैंने इतनी बार देख ली, इतनी बार देख ली। अगर टिकट पड़ी हो आज उठाकर देख लेना, उस टिकट पे बेटा जितना सेल प्राइस होगा नीचे एंटरटेनमेंट टैक्स लग रखा होगा, उन्होंने एंटरटेनमेंट टैक्स ही दिया होगा। और बता देता हूं बेटा ये भी मर्ज हो गया जीएसटी में। आज की तारीख में आप मूवी देखने जाते हो, आप अपना बिल निकलवा लेना बेटा, आप जीएसटी देते हो, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म।
बेटा होटल्स में खाना खाने जाते थे पुराने टाइम में हम, 1 जुलाई 2017 से पहले लग्जरी टैक्स देते थे। होटल बिल आता नहीं था, नीचे लग्जरी टैक्स लगा होता था, खत्म जीएसटी। 4, 5वां, इंडिया में कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी। एक्सरसाइज नहीं है बेटा, आधों का तो यही लगा रहता है एक्सरसाइज, बेटा एक्साइज। एक्साइज ड्यूटी, इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, खत्म जीएसटी। 5 के नाम याद रखने हैं, 17 नहीं। 17 तो एक नंबर पता होना चाहिए बस। ठीक है जी, अभी तो वार्म अप हुई है, जीएसटी बहुत रहता है, ध्यान रखना। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।